गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्षण और इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि वर्षण होता क्या है, वर्षण कितने प्रकार से होता है और इसकी विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, चाहे टीजीटी पीजीटी हुआ या असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, चाहे यूजीसी नेट का परीक्षा हुआ, इन सभी में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आध क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से देखते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन कोई छूटने नहीं पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्षा होता क्या है। तो वर्षा जब गर्म और आर्द्र वायु जब ऊपर उठने लगती है तो उठने के पश्चात एक निश्चित समय धीरे धीरे वो तापमान में कमी आने लगती है, और कमी आती है तो एक समय आता है कि इतना ज़्यादा तापमान कम हो जाता है कि वो उष्णांक बिंदु तक पहुंच जाते हैं, और उष्णांक बिंदु के बाद पहुंचने के बाद से तब उसमें अब संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब संघनन होने लगता है तो वर्षा के बूंद रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। वहाँ पे चूँकि वहाँ पे धूल के रूप में हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होती हैं या आर्द्रताग्राही जो नाभिक होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो उस पर संघनन होने लगता है और वर्षा के वो बूंद के रूप में परिवर्तित होकर और धीरे धीरे वो धरातल के रूप में वर्षा के रूप में आने लगते हैं, तो उसको वर्षण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो जो प्रक्रिया की दृष्टि से जो वर्षा को जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है जो पर्वतीय वर्षा, दूसरा है संवहनी वर्षा और तीसरा है वाताग्रीय या चक्रवाती वर्षा। हम लोग ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि मैंने इसका विशेषता क्या होती है और कैसे इसका प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संवहनी वर्षा। ये संवहनी वर्षा विशेष रूप से ये विषुवतरेखीय क्षेत्र या निम्न जो अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं इसकी विशेषता होती है। इसका विशेषता ये होता है कि जो गर्म और आर्द्र हवा होती है या धरातल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ पर जो भी हवाएं आती हैं काफ़ी गर्म होने के पश्चात से ऊपर उठने लगती हैं। ऊंचाई जब उठने लगती हैं तो वो शुष्क एडियाबैटिक रेट से तापमान में उसके कमी आने लगते हैं। शुष्क एडियाबैटिक रेट मतलब लगभग प्रति 1000 मीटर पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आने लगती है। ठीक है, तो इस रेट से धीरे धीरे कमी आती जाती है और काफ़ी जब ऊपर चली जाती है तो तापमान इतना कम हो जाता है कि वहीं उष्णांक के बिंदु के आसपास पहुंच जाता है और वहाँ संघनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर वर्षण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से मध्य अक्षांशीय क्षेत्र का विशेषता है, जो विषुवतरेखीय क्षेत्र की विशेषता है। लेकिन जो मध्य अक्षांश क्षेत्र में भी होता है तो ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि ये विषुवतरेखीय क्षेत्र में या निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में होता है तो ये प्रत्येक दिन वर्षा होता है। ठीक है, जो विषुवतरेखीय क्षेत्र में जैसे हम लोग देखेंगे कि दिन के समय 12 बजे के बाद से 2-3 बजे के आसपास प्रत्येक दिन ये वर्षा होता है, और सामान्य रूप में ही ज़्यादा विषुवतरेखीय क्षेत्र में वर्षा होता है। ठीक है, और जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है तो यहाँ पे केवल ग्रीष्म ऋतु में ही संवहनी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये संवहनी वर्षा होते हैं तो जो गर्म धरातल है यहाँ से आर्द्र और गर्म हवाएं जब ऊपर उठने लगती हैं तो वहीं धीरे धीरे ऊपर जाके संघनन होने लगती है। यहाँ पे कपासी वर्षा में का निर्माण होता है, मैंने क्यूमुलोनिम्बस जो मेघ होता है उसका निर्माण होता है। काफ़ी गर्जन के साथ ये बारिश होता है। इसमें तड़ी झंझावात भी होते हैं। तड़ी झंझावात मतलब कि विद्युत गर्जन के साथ ये वर्षा होती है। ठीक है, इसमें ओले भी पड़ते हैं। ठीक है, और वायु ठंडी होती है, धीरे धीरे चक्राकार के रूप में भी चलने लगती है। जब वायु ठंडी होती है नीचे बैठने लगती, फिर तापमान ज़्यादा धरातल पर तापमान रहता है, फिर गर्म होकर फिर उठेगी। इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक शाम न हो जाए। शाम होने के पश्चात जब धरातल ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। ठीक है, तो ये लगभग विषुवतरेखीय क्षेत्र की कंडीशन है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है मध्य अक्षांश में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, ये अब देखते हैं कि अगला बात जो है पर्वतीय वर्षा है। ठीक है, ये पर्वतीय वर्षा है। ये पर्वतीय वर्षा उन क्षेत्रों में ही होता है कि जहाँ पे पर्वत की जो उपस्थिति होती है वो तट के समानांतर होती है। सागरीय भाग से जो भी हवाएं जाती हैं, आर्द्र हवाएं जाती हैं, तो वो सागर तक वो पहाड़ से टकरा के, पहाड़ या पर्वत से टकरा के ऊपर उठने लगती हैं। ये अवरोध के काम करता है। अब अवरोध के कारण से जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जब उठने लगती हैं तो धीरे धीरे ये भी
ऊपर जाके संघनित होने लगती हैं। संघनित होने के पश्चात एक बादल का निर्माण होता है। बादल के निर्माण के बाद वहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी हम लोग विशेषता जो दशाएँ होती हैं, पर्वतीय वर्षा की दशाएँ क्या होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे दिया गया है कि पर्वत की स्थिति समकोण पर होना चाहिए। ठीक है, ये समकोण पर जैसे कोई हवा जा रही है इधर से, तो अवरोध के रूप में पर्वत ये 90 डिग्री पर होना चाहिए कि ताकि अवरोध का कार्य करे। ठीक है, यदि हवा के समानांतर होगा तो हवा ऐसे सीधे निकल जाएगी, वर्षा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि 90 डिग्री पे इसका होना, पर्वत का होना आवश्यक है। दूसरा है कि सागर से दूरी। सागर से जितना दूरी होगा कि तो वहाँ पे नमी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो वर्षा नहीं होगा। और इसलिए आवश्यक है कि सागर से जितना नज़दीक होगा वर्षा की मात्रा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मानसूनी पवन होती है तो भारत की जो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री पर्वत है, वहाँ से टकरा के काफ़ी वर्षा ज़्यादा कर देती है। वहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि सागर से काफ़ी वो नज़दीक है। और यही और आगे देखेंगे कि जैसे हिमालय पर्वत से रेंज है, तो हिमालय रेंज में जितना भी सागर तट से दूरी चली जाती है। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है या नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। जबकि जैसे जैसे तट से दूर जाएंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ते जाएंगे, शिमला तरफ बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कमी आती जाती है। ठीक है, तो सागर से दूरी है। इसके बाद वार्ध का जो हवा होती है उसमें आर्द्रता होना जरूरी है। ठीक है, आर्द्रता नहीं होगा तो फिर वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो पर्वत की ऊंचाई भी है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। यदि पर्वत ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा तो ये हवा है तो फिर पर्वत को क्रॉस करके आगे वाले भाग पे निकल जाएगी, फिर ये वर्षा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होना आवश्यक है। और अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जो सर्वाधिक वर्षा है पवनमुखी ढालों पर होती है। ठीक है, जो वर्षा होती है इस भाग में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो जाती है। और ये वर्षा इतना होती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम वर्षा हो गई, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा, ऐसे करके ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। जबकि जो पवनभूमुखी भाग है यहाँ पे वृष्टि छाया हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है। वर्षा टोटल जितना नमी होती है यहीं पर गिरा देती है। इसके बाद इधर नमी नहीं बचता है तो ये क्षेत्र सूखा ही रह जाता है, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक है, और जैसे अभी बता रहे थे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वर्षा की मात्रा फिर वहाँ से कम होने लगती है। क्योंकि वर्षा का जो नमी है पूरा यहीं पे गिरा देगी तो फिर ऊपर जाएगी तो उसमें नमी नहीं रह जाएगी, तो फिर वर्षा की मात्रा कम ही होने लगता है। ठीक है, तो इस स्थिति को वर्षा का प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, वर्षण का प्रतिलोमन, कि जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जब तक वो वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है तो वर्षण प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे कपासी वर्षा, जो बादल का निर्माण होता है कपासी वर्षा होता है। ठीक है, जबकि संवहनी जो वर्षा हो रहा था इसमें क्यूमुलोनिम्बस बादल का निर्माण हो रहा था। क्यूमुलोनिम्बस मतलब कि वर्षा कपासी वर्षा का बादल का निर्माण हो रहा था। ठीक है, आगे है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे कि वर्षा की वृद्धि होती है, सागर दूरी के बढ़ने के साथ साथ मात्रा भी कमी होती जाती है। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे तट से दूरी तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कमी होने लगती है। ठीक है, किसी भी मौसम में हो सकता है। ठीक है, जो पर्वतीय वर्षा होते हैं केवल उसके लिए अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, बाकी किसी भी मौसम में वर्षा हो सकती है। ठीक है, अगला है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा ये जैसे कि इसका जो चक्रवाती वर्षा का लगभग ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का उदाहरण है। उसी क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा इस टाइप का जो वर्षा होता है, क्योंकि ये इस वर्षा का निर्माण उसी ढंग पर हो पाता है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में अभिसरण होता है तो वहाँ पे इस वाताग्र का निर्माण होता है, और उसी वाताग्र में इस टाइप के जो चक्रवाती वर्षा होते हैं इस वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तर से आने वाली जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं ठंडी हवाएं होती हैं, और इधर से जाने वाले पछुआ हवाएं होती हैं और गर्म एवं आर्द्र हवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये शीत क्षेत्र में जब आती हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ से आने के कारण से ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रेशर में होती है
तीन हवाओं को उठा देती हैं और ये काफ़ी ऊपर जाने के पश्चात धीरे धीरे संघनन होने लगती हैं। यहाँ पर बादल का निर्माण होता है, फिर ये वर्षा होने लगता है। ठीक है, तो इस टाइप को जो वर्षा होते हैं इसको चक्रवाती या वाताग्री वर्षा कहते हैं। ये यहाँ पे ये जो दोनों का मिलन स्थान होता है, यहाँ पे वाताग्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का वाताग्र होता है, एक शीत वाताग्र होता है, एक ग्रीष्म वाताग्र होता है। तो जो शीत वाताग्र होता है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है, जबकि जो उष्ण वाताग्र है वहाँ पे कम वर्षा होता है। ठीक है, इसको हम लोग जो चक्रवाती और प्रति चक्रवात पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे कि वाताग्र क्या होता है, कितने और किस वाताग्र पर क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस सकते जानते हैं कि जो शीत वाताग्र होता है वहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो कंडीशन बनता है ये सामान्यतः मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होता है या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है, जहाँ पे दो प्रकार की हवाओं का अभिसरण होता है। ठीक है, तो ये ठंडी हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं हैं। ठीक है, तो ये लगभग शीतोष्णकटिबंधीय के होता है। ये शीत वाताग्र पर वर्षा ज़्यादा होता है, इसमें भी विद्युत गर्जन और ओलावृष्टि की होती है। ठीक है, तो ये रहा वर्षा और इससे संबंधित इसके प्रकार और इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। जो अगला क्लास होगा तो इसी का अगला भाग होगा, अर्थात कि जो वर्षा का वितरण होगा पूरे हम लोग विश्व में देखेंगे कि वर्षा का वितरण किस ढंग से हो रहा है या ये जो विशेषताएं हैं किस ढंग से उसको प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।